ईडन गार्डन में आज शोर था, हंगामा था। दिल्ली की सियासत के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करने भी पहुंची। राजनीतिक तौर पर और देश के सामाजिक परिस्थितियों में देखें तो हर चीज अपने तरीके से चल रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह एक खबर आई और सकते में हर किसी की सांस अटक गई। राजनीतिक गलियारे में एक तरह से भयावह सन्नाटा छा गया। कैबिनेट मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे की मौत। दरअसल आज दस्तक में बात जिंदगी किस रूप में कैसी पहेली है और कैसे कैसे किस किस मौके पर डस लेती है। सवाल सिर्फ गोपीनाथ मुंडे का नहीं, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, जीएम पाल योगी, प्रमोद महाजन, ये सारी तस्वीरें दरअसल इस बात का सच है जब राजनीति के चरम पर थे उस वक्त मौत, वह भी अकस्मात मौत। साहिब सिंह वर्मा, वाईएसआर रेड्डी, विलासराव देशमुख, हर की मौत अपने अपने तरीके से जिस तरह जिस मोड़ पर हुई। महेंद्र कर्मा, ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि शिखर पर मौत का मतलब क्या होता है। इसको आज फिर एक बार एहसास किया गया गोपीनाथ मुंडे की मौत को लेकर। शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत बीजेपी हेडक्वार्टर से, शुरुआत लक्ष्मण रेखा राजनीति की खत्म हुई वहां से, शुरुआत विरासत से, या शुरुआत गोपीनाथ मुंडे की अपनी जिंदगी जीने के तरीके से? बात गोपीनाथ मुंडे से ही शुरू करते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो यही वो गीत है जिसे गोपीनाथ मुंडे अक्सर गुनगुनाते थे। कभी ये रुलाए। जी, गोपीनाथ मुंडे राजेश खन्ना के फैन रहे। कैसी है पहेली, लेकिन जिंदगी किसी धागे की तरह एक झटके में एक ऐसे मोड़ पर टूट जाएगी जब वो अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर पहुंचने का बिगुल फूंकने के लिए दिल्ली से मुंबई के लिए निकल रहे होंगे। इसका एहसास वाकई गोपीनाथ मुंडे को नहीं था। दरअसल मुंडे के नेतृत्व में बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में फतह हासिल की थी और मंत्री बनने के बाद वे पहली बार अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बीड़ जा रहे थे। यहां वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए परली विधानसभा क्षेत्र से अपनी बेटी को उम्मीदवार घोषित करने वाले थे और बेटी को उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकने वाले थे, जिसके बाद वो खुद सियासत के उस सफर पर निकलते जहां से महाराष्ट्र की बागडोर वो थाम सकते थे। ये सपना उन्होंने देखा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बीते 40 बरस में कभी संघ परिवार की उंगली थामी तो कभी बीजेपी की उंगली पकड़कर शिवसेना से दोस्ती कराई। महाराष्ट्र के बीड़ जिले के परली गांव में एक किसान परिवार में जन्मे गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे ने पेड़ तले स्कूल का पाठ शुरू किया। फिर जिला स्कूल की कच्ची इमारत तले शिक्षा हासिल की। अंबे जोगई की कच्ची सड़क को नापते हुए ग्रेजुएट हुए तो फिर आरएसएस के साथ जुड़ गए। लेकिन सियासत को साधने के लिए जिंदगी के मर्म को ही छुआ, किसान के दर्द और उसकी त्रासदी को घर के भीतर देखा। तो संघ की शाखा से लेकर विधानसभा और फिर संसद के भीतर भी आम आदमी, किसान, मजदूर, खेती, पशुपालक की समस्याओं को ही लगातार मुंडे उठाते रहे। शायद इसीलिए दर्द का साथ गोपीनाथ मुंडे की फितरत रही। और जवानी के दिनों में राजेश खन्ना की फिल्म पहले दिन पहले शो देखने वाले राजनेता अपने राजनीतिक जीवन के सपनों के आखिरी शो से पहले ही एक्सीडेंट का शिकार हो गए। कभी ये रुलाए। अपनी जड़ों को गोपीनाथ मुंडे कभी नहीं भूले। दिल्ली में रहते थे, बावजूद इसके हर शनिवार रविवार संसद जिस वक्त नहीं होती थी पहुंच जाते थे मुंबई और उसके बाद बीड़। गांव वालों के बीच रहते थे। जिस दिन मंत्री बने उस दिन भी गांव वाले यहां आ गए, उनके लिए रोटियां बनवा रहे थे। रिपोर्टर पूछ रहे थे, आप मिठाई बनवा रहे हैं? उन्होंने कहा, जी नहीं, रोटियां बनवा रहा हूं। यह सरलता और सादगी सरोकार से आती है। शायद इसीलिए उस चरम को छूना चाहते थे जहां महाराष्ट्र को अपने भरोसे वो साध सके, लेकिन सपना रह गया, टूट गया। सपना बीजेपी ने भी देखा, बीजेपी के भीतर भी सपने जागे। हमें लगता है अब उस सफर की दिशा में बढ़े उससे पहले हम आपको दिखाते हैं दरअसल 18 दिन
सिर्फ इन 18 दिनों में बीजेपी हेडक्वार्टर ने 2 ऐसी जिंदगी को जी लिया, 2 ऐसे दौर को देख लिया, 2 परिस्थितियों को समझ लिया, और उन सब के बीच उसकी धड़कन रुकी नहीं है, लेकिन धड़कन एक वक्त कुलांचे मार रही थी, एक बार थमती हुई सी लगी। 2 दिन, 2 तरीके, 2 जीवन। बीजेपी हेडक्वार्टर रिपोर्ट देखिए। 16 मई और 3 जून बीजेपी हेडक्वार्टर के ये 2 नजारे बहुत सारे सच को महज 18 दिनों के भीतर समूचे देश को दिखा देंगे, यह किसी ने सोचा ना होगा। सोलह मई को जनादेश ने बीजेपी की तकदीर बदल दी। उत्साह, उल्लास, उमंग में बीजेपी, जी समूचा बीजेपी हेडक्वार्टर इसी उत्साह में डूबा था। और 3 जून यानी आज सुबह सुबह ही ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और बीजेपी हेडक्वार्टर में मातम पसर गया। कल तक जिन चेहरों पर उल्लास था, जीत का फक्र था, आज वही चेहरे गमगीन थे, खामोश थे। 16 मई को जीत के बाद पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बीजेपी हेडक्वार्टर में कुछ इस तरीके से एंट्री हुई। घर घर और हर हर के नारे गूंज रहे थे, फूल बरस रहे थे, हाथों में गुलदस्ता और माला पहनाने की होड़ थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता पहले से ही बना दिया गया था। हेडक्वार्टर में मंत्रियों से लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम तो था, लेकिन हर हाथ थमे हुए थे, हर जुबां खामोश थी। प्रधानमंत्री मोदी को भी इसका एहसास था, यह शोक की घड़ी जरूर है, लेकिन देश अभी ठहरा नहीं है। जनादेश की मदहोशी में उम्मीद और भरोसे के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ही खड़े हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर को अभी और कई दौर को देखना है। तो 16 का उत्साह और 3 जून का मातम बीजेपी का सच है और इससे मुंह कौन चुरा सकता है। हकीकत यही है। माना यही जाता है कि देश के जितने भी रंग हों, लेकिन जिंदगी के हर रंग के सामने आदमी का कद बहुत छोटा होता है। किसी भी शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन बार बार जिंदगी उसे अपने तरीके से परखती है। गोपीनाथ मुंडे जिस राजनीति को साधना चाहते थे, जिस तरीके से आगे बढ़े, वो महाराष्ट्र में कैसे संभव हुआ? ओबीसी से आते थे। सोशल इंजीनियरिंग का पाठ आरएसएस ने शुरुआती दौर में पढ़ा नहीं था, कोकणस्थ ब्राह्मणों के आश्रय चलती थी, लेकिन बावजूद इसके पुणे से बहुत दूर नहीं है भीड़, वहां से निकले गोपीनाथ मुंडे। प्रमोद महाजन की यारी दोस्ती और उन सब के बीच संघ के साथ शाखा तक लगाते थे। शायद यही वो वजह थी आज राजनीति की लक्ष्मण रेखा भी टूटी और संघ परिवार ने अपनी रेखा भी लांघी। बीजेपी हेडक्वार्टर में हर कोई मौजूद था। बीजेपी हेडक्वार्टर में आज कई मिथ टूटे। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी भी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और सरसंघचालक मोहन भागवत भी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। शरद पवार को भी बीजेपी हेडक्वार्टर आना पड़ा और बीजेपी से नाता तोड़ चुके शरद यादव को भी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ा। राजनीति की लक्ष्मण रेखा टूट रही थी, तो इसकी वजह गोपीनाथ मुंडे का व्यक्तित्व था, जिनकी अकस्मात हुई मौत ने हर किसी को अंदर से हिला दिया। सरसंघचालक मोहन भागवत, भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, राम माधव से लेकर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल तक बीजेपी हेडक्वार्टर पहली बार सिर्फ इसलिए पहुंचे कि उनकी जहन में एक ऐसे स्वयंसेवक की मौत थी जिसने संघ की शाखा से लेकर संघ के शिक्षा वर्ग में न सिर्फ शिरकत की, बल्कि आरएसएस के विस्तार में भी बड़ी भूमिका निभाई। तो राजनीति से दूर रहने वाले सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पहली बार बीजेपी हेडक्वार्टर में एक स्वयंसेवक को श्रद्धांजलि देने के लिए दस्तक दी। वहीं शरद पवार को याद जरूर आ रहा होगा कि जब पहली बार वो सीएम बने थे तो गठबंधन गांठने में गोपीनाथ मुंडे की भी भूमिका थी। और गाहे बगाहे जब जब महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार मुश्किल में आए, तब तक गोपीनाथ मुंडे ने ही कई मौकों पर दोस्ती निभाई। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह अचानक बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, उसने हर किसी को चौंका जरूर दिया। बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचकर गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देते वक्त हाथ जोड़कर मुंडे के पार्थिव शरीर के सामने खड़े
राहुल गांधी ने 2 सवाल छोड़ दिए। ये सवाल खामोशी के बीच थे। पहला, क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच के हमलावर लक्ष्मण रेखा को राहुल गांधी ने मिटा दिया है और इसी वजह से वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, या फिर गोपीनाथ मुंडे का कद महाराष्ट्र की राजनीति में जितना बड़ा है उसे नमन कर अपने लिए राजनीतिक ऑक्सीजन लेने के लिए राहुल गांधी पहुंचे, क्योंकि महाराष्ट्र में 4 महीने बाद ही चुनाव होने हैं और गोपीनाथ मुंडे को बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचकर श्रद्धांजलि देने का मतलब राहुल गांधी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करना भर नहीं है। अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं, अजीबोगरीब जिंदगी की पहेली है, क्योंकि मौत के बाद विरासत खोजी जाती है। जिंदगी पहेली में संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, विरासत के तौर पर फिर राजीव गांधी गए तो फिलहाल राहुल गांधी हैं। राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट मैदान में है। माधवराव सिंधिया के बेटे भी आ चुके हैं। बाल योगी के परिवार से कोई नहीं, लेकिन प्रमोद महाजन की बेटी राजनीति में शिरकत कर चुकी है, सांसद बन चुकी है। साहेब सिंह वर्मा के बेटे भी जीत चुके हैं चुनाव। वाईएसआर रेड्डी के बेटे जगन रेड्डी भी आंध्र प्रदेश को संभालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीमांधारा की राजनीति में अच्छी पैठ है। विलासराव देशमुख के बेटे अमित तो कल ही मंत्रिमंडल में शरीक हुए हैं। महेंद्र कर्मा माओवादियों की गोली के शिकार हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक परिस्थिति है कि विरासत टटोला जाता है। विरासत की तरफ हर किसी का ध्यान जाता है। गोपीनाथ मुंडे, सवाल जरूर है हर जहन में, विरासत कौन थामेगा? बेटी पंकजा विधायक है, विधायक दोबारा वहां से चुनाव लड़े। पार्ली जो उनकी अपना जन्म स्थान रहा, गांव है, उसी के लिए जाना चाहते थे और उसके बाद ऐलान करना चाहते थे कि अब मुनादी हो गई राज्य में विधानसभा चुनाव की और अगुवाई गोपीनाथ मुंडे करेंगे। सपना रह गया। एक रिपोर्ट देखिए। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, जी गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन दोनों हम उम्र थे, दोनों साथ पढ़े, दोनों दोस्त थे, दोनों रिश्तों में बंधे। दोनों की मौत अकस्मात हुई। दोनों की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को खासा अंधेरा दिखा और दिल्ली की सियासत में भी एक तरह की शून्यता आई और दोनों की राजनीतिक विरासत को थामने के लिए दोनों की बेटियां ही सामने हैं। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बनी है। उन्हें टिकट मिल जाए इसके लिए प्रयास गोपीनाथ मुंडे ने ही किया, जबकि पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पिता की जन्मभूमि पार्ली से पिछले विधानसभा चुनाव में जीतकर पंकजा विधायक बनी। पिता की मौत से गमगीन पंकजा मुंडे को भी इसका एहसास इससे पहले कभी नहीं रहा होगा कि दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में वो पहली बार जब कदम रखेंगी तो अपने पिता गोपीनाथ मुंडे की मौत पर लगातार रोते बिलखते किसी तरह खुद को संभालती पंकजा के सर पर सरसंघचालक मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने हाथ रखा। हर नेता ने ढांढस बंधाया, हर मंत्री ने सांत्वना दी, लेकिन पंकजा को इसका एहसास जरूर होगा कि जिस राजनीति की चौखट पर वो खड़ी हुई हैं, उसमें आने वाले वक्त में उनके सामने भी अपने पिता की विरासत संभालने के अलावे कोई चारा नहीं होगा। लेकिन विरासत की किस लकीर को पंकजा मुंडे अपनाती हैं, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि बीड़ लोकसभा की सीट से अगर पंकजा चुनाव लड़ती है तो फिर गोपीनाथ की तरह मुंबई को छोड़ दिल्ली का रास्ता पकड़ना होगा। और अगर पार्ली से ही विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो फिर गोपीनाथ मुंडे जिस महाराष्ट्र की राजनीति से राज्य को साधना चाहते थे, उसी लीग को आगे बढ़ाने वाली विरासत होगी। फैसले का इंतजार करना होगा, क्योंकि राजनीति की रेखा कभी नेता तय नहीं करते, बल्कि नेता के ना चाहते हुए भी जनता जो लीग खींचती है, नेता को उस रास्ते चलना पड़ता है। तो इंतजार कीजिए, बीड़ में कल अंतिम संस्कार के बाद वहां की जनता क्या तय करती है। पंकजा को विरासत संभालनी है, यह सच है। तो दिल में धड़कता था गोपीनाथ मुंडे के, दिमाग में महाराष्ट्र की सियासत चलती थी। दिल्ली आना नहीं चाहते थे, लेकिन दिल्ली का रास्ता इसलिए पकड़ा क्योंकि दिल्ली के रास्ते ही महाराष्ट्र में सत्ता साधी जा सकती है। ये पाठ अब नहीं, प्रमोद महाजन के वक्त ही उन्हें बताया गया था। लेकिन किसे पता था कि जिस रास्ते को उन्होंने चुना है, उस रास्ते में ही उनकी मौत ऐसी जगह पे हो जाएगी, उस चौखट पे हो जाएगी जिस चौखट को छोड़ने के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। ये सच है। लेकिन दिल्ली में पहुंचकर भी जिस तरीके की राजनीति को साधने का प्रयास लगातार अपनी जड़ों को टटोलते हुए गोपीनाथ मुंडे करते रहे, उसका एक सच यह भी था कि आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो भी नेता
गोपीनाथ मुंडे के बारे में दो चार शब्द भी कह रहा था, वो उनकी ईमानदारी, राजनीति, जड़ों और सरोकार को पकड़ने की सियासत और इन सब के बीच उनकी सादगी का जिक्र और उसके जरिए बीजेपी की जीत का जिक्र हर कोई कर रहा था। गोपीनाथ जी मुंडे के आकस्मिक निधन से मैं ऐसा मानता हूं कि केवल दल की ही क्षति नहीं हुई है, बल्कि देश की भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। महाराष्ट्र में उनके कई सारे प्रशंसक, कार्यकर्ता, सहयोगी, मित्र और बहुत सभी को बहुत गहरा सदमा हुआ है आकस्मिक निधन से। ऐसे नेता होते बहुत कम हैं जिनका एहसास उनके कद और उनके अपने जिंदगी में राजनीतिक विस्तार की जानकारी उनकी मौत के बाद मिलती हो। इस दौर में तो कद्दावर नेता जीवित रहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन सब के बीच गोपीनाथ मुंडे की मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण है। उनकी मौत से पहले गोपीनाथ मुंडे को लेकर लगातार यही बात होती थी, वो महाराष्ट्र लौट जाएंगे। महाराष्ट्र लौटेंगे नहीं, बल्कि शिवसेना जिसे वो लेकर आए, बीजेपी के साथ खड़ा किया उन्होंने, वो शिवसेना ने दाव भी चल दिया था इस दौर में कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने हेकड़ी भी दिखाई थी कि जनाब हम भी अपने व्यक्ति को भेज रहे हैं और आने वाले वक्त में चीजें तय होगी। लेकिन इन सबसे इतर गोपीनाथ मुंडे एक ऐसी शख्सियत थे, 2011 में भी एक कार्यकर्ता के लिए लड़ गए थे कि पुणे में उसे जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। इस तरह के सरोकार और संघर्ष का मादा रखने वाले गोपीनाथ मुंडे जिंदगी कैसी है पहेली अक्सर दोहराया करते थे, गीत गुनगुनाया करते थे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो राजेश खन्ना की फिल्में देखा करते थे जब कॉलेज के जमाने में थे। तो चलते चलते उन्हीं का गीत। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली।